तो इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको ये दिखा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं और उनका स्वागत सड़क के दोनों ओर मौजूद भारी संख्या में लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे, देश का तिरंगा, आम लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, तो इस वक्त ये सीधे दृश्य आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह से उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं की संख्या भी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, आम लोग वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यह आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री को एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर जाना जाता है। चाहे देश की रक्षा की बात हो, कोविड महामारी के दौरान नेतृत्व प्रदान करने की बात हो, ऑपरेशन गंगा के दौरान भारतीयों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालने की बात हो, और ये सब यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। और करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले हैं और उसके बाद गांधीनगर की सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है और अभी तक भी सड़क के दोनों ओर में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपने नेता को नज़दीक से देख ले, अपने नेता को नज़दीक से उनका अभिवादन कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी हर किसी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा, हालांकि प्रधानमंत्री पूरे देश में जिस तरह से दौरे करते हैं उसी तरह से वो गुजरात भी जाते रहते हैं, लेकिन इस बार की ये यात्रा कई मायनों में अलग है। जिस तरह से कल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनका जो परिणाम आया, उनमें से 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है, और वो जीत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कि इसमें बहुत कम ऐसा हुआ है जब जो वर्तमान सरकारें हैं उनको जनता ने दोबारा चुना हो, लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे उत्तराखंड की हम बात करें,
मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सरकारों को दोबारा चुना गया है। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उन पर कहीं न कहीं मुहर लगाई गई है और जो जन कल्याण की योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई हैं, उन योजनाओं का असर ही है कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी की सरकारों को लाने के लिए मुहर लगाई और इसीलिए प्रधानमंत्री की आज की ये यात्रा और भी खास हो जाती है और उसका सीधा असर भी यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन पर देखा जा रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उन पर इसका असर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं उनकी जो खुशी है वो कई गुना बढ़ गई है। तो धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ओर अभी भी आप देख रहे हैं भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का। पंचायत महासम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। खेल महाकुंभ का भी वहां पर उद्घाटन होना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के लोगों में खुशी, लोगों में उत्साह। चाहे आम जनता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, सब के सब यहाँ पर हुजूम के तौर पर उमड़े हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो प्रशासनिक यात्रा है वो गुजरात से शुरू हुई है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक नेता के तौर पर उनकी पहचान है और साथ ही साथ जिस तरह से चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, जनता जिस तरह से प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी कामों पर मुहर लगा रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस खुशी का, इस उत्साह का, जो यहाँ पर गांधीनगर की सड़कों पर हम इस वक्त देख रहे हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, आप इसी से समझ सकते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री का काफिला बाहर निकला है और हवाई अड्डे से यहाँ तक लगातार आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे लोग जमा हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हैं और वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये साफ तौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के कितना उत्साह, कितनी खुशी यहाँ पर लोगों में मौजूद है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। भारी संख्या में वहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसी से देखी जा सकती है। कल जब
4 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में पहुंचे थे। वहां पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा भी था कि महिलाएं बीजेपी की जीत की सारथी हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या में यहाँ पर पुरुष मौजूद हैं, उतनी ही संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये असर है प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। और साथ ही साथ हाल के दिनों में अगर आप कोविड महामारी के दौर को देखें तो जिस तरह से कोविड महामारी के दौर के दौरान उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, देश को सुरक्षा दी, भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की। उसके बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया और उस टीकाकरण अभियान के तहत देश के दूर दराज के इलाकों से लेकर हर कोने तक लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया गया। और उसके बाद हाल के दिनों में वैश्विक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में जिस तरह से संकट देखा गया, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की बात आई तो प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में ऐसी मुहिम किसी देश ने नहीं चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया और हजारों की संख्या में अपने नागरिकों को, जिनमें अधिकतर छात्र थे, उन्हें युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकालकर स्वदेश पहुंचाया गया। और साथ ही साथ कल जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत देखी गई। न सिर्फ जीत देखी गई बल्कि बीजेपी ने इतिहास बनाया, कई मायनों में कई पुराने मिथक तोड़ दिए। उसका साफ तौर पर असर यहाँ मौजूद लोगों पर देखा जा सकता है। सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए अभी कुछ ही देर पहले, करीब 1 घंटे का समय हो चुका है, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वो जब हवाई अड्डे से बाहर निकले तो उसके बाद उनके काफिले का स्वागत किया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा, 2 दिन की इस यात्रा का आगाज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का उत्साह वहां पर लोगों में देख रहे हैं, जिस तरह की खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, ये खुशी जो कल चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद ये खुशी कई गुना बढ़ गई है। ये निश्चित तौर पर हम उस उत्साह को देख रहे हैं जब हमने देखा प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और उसके बाद जब बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह से उत्साह का माहौल रहा और तमाम कार्यकर्ता स्वागत करते नजर आए, अभिवादन करते नजर आए। और साथ ही साथ ये उत्साह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़े रहते हैं, लगातार संवाद करते रहते हैं। और चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ठीक 1 दिन बाद हो रहा है जब बीजेपी को 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई, तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक असर पड़ता है, उसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, न केवल बड़े नेताओं पर बल्कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं पर। और वो पार्टी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, वो पार्टी जिसमें कार्यकर्ताओं के मेहनत पर
सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही जाती है, उस पार्टी में हम देखते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के, उनके मेहनत को स्वीकार करने का काम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेता करते रहते हैं। और अब जब प्रधानमंत्री आज गुजरात पहुंचे हैं तो हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता उत्साहित है, आम जनता उत्साहित है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं गांधीनगर में सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री उस अभिवादन को स्वीकार करते हुए, जनता के अभिवादन करते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए, दरअसल ये दृश्य जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संवाद करते हैं, लगातार अलग अलग माध्यमों से न केवल आम जनता से बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते रहते हैं। और आज का ये दौरा और ये तस्वीरें टीवी पर जो दर्शक देख रहे हैं निश्चित तौर में दिखाता है वो कनेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम जनता के साथ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि तमाम महिला कार्यकर्ता वो स्वागत कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही हैं। और जब जब बात होती है भारत के विकास की, जब जब बात होती है आकांक्षी भारत की, जब जब बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, तो किस तरह से जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो अपनी भूमिका को बढ़ चढ़कर निभा रही हैं। और एक राजनीतिक दल के तौर पर पार्टियों के अंदर जो उनकी भूमिका बढ़ रही है वो भी हम बीजेपी में बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने संगठन में महिलाओं को जगह दी है। और हम देखते हैं कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा कहीं होता है और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है तब तमाम जगह मंचों पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं नजर आती हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है महिला एम्पावरमेंट को, ये दिखाता है राजनीतिक दल में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका को, ये दिखाता है कि भारत के विकास में महिलाएं कैसे अपनी भागीदारी को बढ़ा रही हैं। आज हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर समाज के अन्य क्षेत्र। तो निश्चित तौर पर आज इस एक तरह से कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में स्वागत के दौरान भी हम सड़क किनारे जो हुजूम देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का, उनमें महिलाओं की भी एक बड़ी संख्या है। और ये दिखाता है कि ये दरअसल उस ताकत को दिखाता है जो एक राजनीतिक दल के तौर पर आप बीजेपी में देखते हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं की दिनों दिन बढ़ती हुई भूमिका है, चाहे वो गुजरात हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। जी चंद्रशेखर। शैलेंद्र, आप हम दर्शकों को ये बता दें कि ये गांधीनगर से इस वक्त सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए वहां पर अभी कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से बाहर निकले और उसके बाद लगातार वो अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहे हैं। लेकिन सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहां पर लोग उमड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि कल जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसका भी सीधा असर इन लोगों की खुशी पर दिख रहा है। शैलेंद्र, अगर 2014 की हम बात करें, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो ये आया था कि उससे पहले बीजेपी को एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने उस रूढ़िवादिता को, उस जो एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ जोड़ने की बात थी, उसको तोड़ा, समाज के हर वर्ग तक वो पहुंचे। और धीरे धीरे 2014 से जब ये यात्रा शुरू हुई तो कल जो प्रधानमंत्री का संबोधन था जिसमें उन्होंने परिवारवादी, जातिवादी राजनीति पर कटाक्ष किया और साथ ही साथ विकासवादी राजनीति की उन्होंने जिस तरह से वकालत की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए चंद्रशेखर, 4-5 मुद्दे अब बेहद अहम है। 2014 के बाद भारतीय राजनीति जिस तरह से बदली है, भारतीय राजनीति पे चर्चा और विमर्श के मुद्दे जिस तरह से बदले हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अहम योगदान है। आज विकास की बात होती है, आकांक्षी भारत की बात होती है। बीजेपी जो उत्तर भारत या फिर कुछ अन्य राज्यों तक सिमटी हुई पार्टी मानी जाती थी, आज दुनिया की सदस्य संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक आप देखें, आज उत्तर पूर्व में जिस तरह से बीजेपी की तमाम राज्यों में सरकारें हैं, मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आई है, असम में हमने देखा कि सत्ता में रहने के बाद बीजेपी की वापसी हुई थी। तो निश्चित तौर पर आज सभी की पसंद बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। उसमें सबसे प्रमुख योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और हम ये जो तस्वीरें हैं जो न केवल गुजरात में बल्कि तमाम अन्य राज्यों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं,
और इस तरह की तस्वीरें सड़कों के दोनों तरफ अभिवादन करती हुई जनता, अभिवादन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। ये बताती है कि किस तरह से बीजेपी को मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन एक बात और है, आप देखें कि अगर राजनीतिक विमर्श की बात होती है चंद्रशेखर, तो निश्चित तौर पर उन मुद्दों की बात होगी जो 2014 से पहले केंद्र में रहा करते थे या 2014 के बाद अब केंद्र में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद, उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बाद। आज चर्चा होती है महिला एम्पावरमेंट की, महिला की भागीदारी की, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने की और महिलाओं को एक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर न देखकर बल्कि किस तरह से उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है उस पर काम करने की जो एक कार्यशैली दिखी है, जो काम दिखा 2014 के बाद, और हमने देखा है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलता रहा है और तमाम उन परंपरागत वर्गों में जो एक तरह से कहें बीजेपी के परंपरागत मतदाता नहीं माने जाते रहे, वहां पर भी महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्ग बीजेपी को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की एक तरह से प्रभाव, वो हम 2014 के बाद बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि उनके मुद्दों को लेकर खूब बात हो रही है। सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने को लेकर कमोबेश मजबूर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें युवाओं की बात खूब होती थी। 2014 से पहले भी तमाम नारे लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि युवा जिसके साथ होता है राजनीतिक दल, वही राजनीतिक दल मजबूत होता है, जिसके साथ युवा होते हैं उसी को सत्ता मिलती है। लेकिन युवाओं के जो मूल मुद्दे थे, जो मूलभूत जरूरतें थी, वो कैसे पूरी हो, उस पर बहुत कम चर्चा होती थी। यानी युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते थे, सत्ता में आने के बाद नेता करते थे, लेकिन युवाओं की समस्याओं को दूर करने का काम हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरे देश में किस तरह से युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देना हो, चाहे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत में उनकी भूमिका को मजबूत करना हो, तमाम प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए, बैंकिंग योजनाओं के जरिए किस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में जो बॉटम ऑफ पिरामिड जिसे कहते हैं, समाज के पायदान के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस अंत्योदय की कल्पना किया करते थे, जिस गरीब वर्ग की बात किया करते थे, हम आज देख रहे हैं पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में उसी अंतिम आदमी को केंद्रित में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं, जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं और उसका एक व्यापक असर हम देश भर में देखते हैं और उसका फायदा देखते हैं कि हो रहा है सभी वर्गों को। जब किसी गरीब घर में शौचालय मिलता है, किसी महिला को बाहर नहीं जाना पड़ता, जब उसे धुआं से मुक्ति मिलती है, जब बेघर को आवास मिलता है, जब छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गलियों में नाली बनने की बात हो या सोलर लाइटिंग की बात हो या शहर को साफ सुथरा बनाने की बात हो, जब वो व्यवस्थाएं होते हुए देखते हैं तब हम उस जीवन स्तर को बेहतर होता हुआ देखते हैं, जिससे सबसे ज्यादा फायदा उस गरीब वर्ग को मिलता है। क्योंकि आप देखें जो संपन्न है, जो साधन संपन्न है, वो बेहतर इलाकों में रह सकते हैं, वो उनके पास चयन की स्वतंत्रता है, लेकिन गरीब वर्ग के पास ये अवसर नहीं होता। और ऐसे में जब विकास केंद्रित होकर छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में नियोजित तरीके से प्लान बनाकर विकास किया जाता है, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा समाज में गरीब लोगों को मिलता है और वो हम एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ देख रहे हैं कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। इसके साथ ही साथ राजनीति में सेवा भाव को किस तरह से आगे रखा जाए, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फोकस करते रहते हैं, इस पर ध्यान देते रहते हैं। तो हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान जो चुनौतियां जिसका सामना पूरे देश ने मिलकर किया, एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं, सरकार के प्रयासों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया। और ये बहुत आसान नहीं होता जब पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना होता है, उन्हें निर्देशित करना होता है, उन्हें ऊर्जावान बनाए रखना होता है कि जनता की कठिन चुनौतियों में जनता का साथ दे। और हमने देखा कि बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में
जनता को राहत पहुंचाने के काम में नजर आए। और बीजेपी ने ये कहा भी, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार इस बात को कहा भी कि जहां एक तरफ दूसरे विरोधी दल के नेता सिर्फ ट्वीट तक सीमित है, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना के इस कठिन चुनौतियों में जनता को राहत पहुंचाने में लगे हैं। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता का भरोसा बढ़ता है जब उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार दरिद्र नारायण गरीब की चिंता करता है, आम आदमी की चिंता करता है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करता है, और उस पार्टी के कार्यकर्ता कठिन समय में, कठिन चुनौतियों में साथ खड़े होते हैं जनता के साथ। ठीक है शैलेंद्र, मैं फिर आपको वहीं 2014 से जो यात्रा शुरू होती है उसी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस सामने आती है, और 2014 से पहले कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपना बताती थी, आज कोई वोट बैंक नहीं बचा। जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 से पहले अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राजनीतिक विपक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस का नाम सामने आता है, और 2014 से पहले जो कहा जाता था कांग्रेस की ओर से कि दलित, शोषित, वंचित, जनजातीय वोट हैं, उसके अलावा इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाते थे, और ये कहा जाता था कि ये वोट हमेशा से कांग्रेस के पास ही इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन 2014 से अभी 2022 तक की जो यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से सफल हुए हैं सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने पे। ये देखिए चंद्रशेखर, अगर आप जनता पार्टी के संक्षिप्त शासन को छोड़ दें या फिर 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तो भारतीय राजनीति दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध पर केंद्रित थी। एक तरह से कांग्रेस एक ध्रुव थी, और हमने देखा है कि 2014 के बाद दरअसल वो पूरी राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश करती नजर आई है कि वो विरोधी दल की भूमिका निभाने में तमाम अन्य दलों से प्रतियोगिता करती नजर आए, या फिर एक ऐसा संदेश न जाए कि बीजेपी के विरोध में बाकी दल और बेहतर कर रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो ये एक स्थिति बदली है खासतौर पर 2014 के बाद, जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सत्ता के केंद्र में है, भारतीय राजनीति के केंद्र में है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है विरोधी दल की प्रमुख भूमिका निभाने की। और जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आप देखिए कि 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और वहां पर एक तरह से इतनी करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, और बाकी राज्यों में जो प्रदर्शन है वो दयनीय रहा। तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो एक तरह से कहें न्यूनतम पर पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम राज्यों में अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और कांग्रेस शून्य पर चली गई थी। तो ऐसे में 2014 के बाद बदलाव ये आया है कि एक तरफ जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए पर बढ़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो एक तरह से राजनीतिक ताकत है वो चुनाव दर चुनाव हम देखते रहे हैं कि बहुत तेजी से घटती जा रही है और जनता का भरोसा खोती जा रही है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि प्रधानमंत्री दरअसल परिवारवाद के विरोध की बात करते रहते हैं, राजनीति में परिवारवादियों के विरोध की बात करते रहते हैं, और जनता में कहीं ना कहीं ये संदेश गया है कि वो राजनीतिक दल जिन पे सिर्फ एक परिवार का कब्जा होता है, एक परिवार के सदस्यों का कब्जा होता है, दरअसल वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, लोकतंत्र के लिए उनको शुभ संकेत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी एक ऐसा दल है जो जिसमें पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र होता है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वो कोई आसानी से बता नहीं सकता है, और हम देखते हैं कि परिवारवाद की जो जड़ें हैं वो जो गहरी हैं वो तमाम उन विरोधी दलों में है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक परिवार के वर्चस्व के आरोप लगते रहते हैं, तमाम क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और उनके बाद मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव और उनके परिवार के प्रभुत्व
के आगे कोई सोच नहीं सकता। इस तरह से तमाम हम देखते हैं, डीएमके हो या अन्य परिवार वाली पार्टियां हो, क्षेत्रीय दलों में, इसमें आज या कल हम देख रहे हैं कि कभी न कभी एक परिवार या उस परिवार से जुड़े लोगों का कब्जा हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए दरअसल एक शुभ संकेत नहीं होता। और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में बहुत जोर शोर से उठाते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये घोर परिवारवादी बहुत बड़ा खतरा है। और हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव और उन राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ा है जिनमें परिवार का वर्चस्व है। हम देख रहे हैं कि उनमें टिकट वितरण में ये दबाव रहता है कि परिवार से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट ना मिले, कम से कम जनता में संदेश न जाए, वरना उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ऐसा एक आधी अधूरी कोशिश तमाम राजनीतिक दल अब करते नजर भी आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक परिवार बिना कहे टिकट वितरण में या फिर तमाम पार्टी के फ्रंटल संगठनों में अन्य वर्गों या अन्य जगहों से आए लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते नजर आते हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम गांधीनगर में मेघना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मेघना, हम यहाँ से देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। 1 घंटे से अब करीब 1.5 घंटा होने को है प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकले। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। क्या कुछ देख रही हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए ये तकरीबन 4 लाख लोग हैं जो एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन और ये जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो प्रदेश का जो महिला मोर्चा है, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये महिलाएं सुबह से इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिले और मुट्ठी में फूलों को भर के पुष्प देख सकते हैं जो यहाँ पर है। जो एक तरीके का उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और अब समझिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आपने कहा, तकरीबन 1.5 घंटे हो गए, ये मुश्किल से 20 से